हेलो एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो हम मिडिवल हिस्ट्री कर रहे थे। मिडिवल हिस्ट्री में हमने पालवास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास को कर लिया था। अभी हम पालास करेंगे। पालास कब से कब टाइम पे आए थे? तो ये 8th से 10th सेंचुरी का टाइम जो है ये पालास का था। ठीक है, अभी इनका कल्चरल ग्रोथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो देखेंगे। पालास का जो पीरियड है वो दैट वाज द पीरियड ऑफ राइज ऑफ गौड़ी रीति। अब देखिए गौड़ी रीति क्या है। गौड़ी रीति एक संस्कृत लिटरेचर है। तो जो पालास का राइज हुआ था ना, पालास के टाइम पे गौड़ी रीति टाइप ऑफ संस्कृत लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता था या इसको प्रमोट किया जाता था। तो ये याद रखना है कि गौड़ी रीति किसके साथ रिलेटेड है। गौड़ी रीति एक तरीके का संस्कृत लिटरेचर है या एक नया फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ संस्कृत है। नेक्स्ट है संध्याकारा नंदी। संध्याकारा नंदी ने एक रामचरित्र कंपोज किया लिटरेचर। संध्याकारा नंदी ने रामचरित्र लिखा था विच हैज़ बोथ रामायणा एंड हिस्ट्री ऑफ रामपाला ऑफ पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि देखिए रामचरित्र लिखा था, किसने लिखा था? संध्याकारा नंदी ने लिखा था। इसमें किस चीज़ का जिक्र है? रामायणा के बारे में बताया हुआ है और इसके साथ साथ रामपाला के बारे में बताया। रामायणा और रामपाला, रामपाला जो पाला डायनेस्टी आगे हम पढ़ेंगे उनके फाउंडर हैं ये। ठीक है, और ये लिखा किसने था? तो संध्याकारा नंदी ने लिखा था रामचरित्र। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रा पंडिता। चक्रा पंडिता ने क्या लिखा था? चक्रदत्ता लिखा था। और ये मेडिकल ट्रीटीज़ के बारे में, मतलब मेडिसिनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में चाणक्य के बारे में किया था, उन्होंने भी कुछ मेडिसिन के ऊपर लिखा था, तो इससे हम याद कर सकते हैं। चक्रा पंडिता ने क्या लिखा था? चक्रदत्ता लिखा था। ठीक है, और ये मेडिसिन के ऊपर है। ग्रेट स्कॉलर भाबा देवदत्ता भी यहीं, मतलब इसी टाइम पीरियड के थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 लाइन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले तो संध्याकारा नंदी ने रामचरित्र लिखा था जो रामायणा और रामपाला की हिस्ट्री के बारे में बताता है। नेक्स्ट है चक्रा पंडिता ने चक्रदत्ता लिखा था जो मेडिकल ट्रीटीज़ के बारे में बताता है। और एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं भाबा देवदत्ता जो इस टाइम पे रहते थे। ओके, नेक्स्ट है जिमुतु वाहना। जिमुतु वाहना दया भागा स्कूल लॉ के ऑथर रहे हैं। ठीक है, इट स्टिल इज़ इम्पोर्टेंट अथॉरिटी इन हिंदू लॉ। जो दया भागा स्कूल लॉ है आज भी इस टेक्स्ट को देखा जाता है। ये किसने लिखा था? जिमुतु वाहना। जिमुतु वाहना ने क्या लिखा था? दया भागा। ठीक है, अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी इसी टाइम पे काफ़ी मर्ज हुए, जैसे अतीसा, जिनका दूसरा नाम है दीपंकर सृजना। ठीक है, पंडित धर्मपाला। ठीक है, एंड बुद्धा जनपदा की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ इस टाइम के स्कॉलर्स थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन से थे? अतीसा, दीपंकर सृजना, पंडित धर्मपाला, बुद्धा जनपदा भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे। इस टाइम की लैंग्वेज और एजुकेशन क्या थी? देयर वॉज इवोल्यूशन इन द बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि ऊपर भी हमने देखा था गौड़ी रीति, संस्कृत नई तरीके की लैंग्वेज इमर्ज होके आई, बंगाली लैंग्वेज को भी काफ़ी प्रमोट करने लगी थी। वर्नाकुलर प्रोटो बंगाली भी डेवलप हुई थी। ठीक है, काफ़ी बुद्धिस्ट पोइट्स भी इस टाइम पे इमर्ज होके आए थे जिन्होंने बंगाली वर्सेस में चायापदास लिखे थे। ठीक है, इवन बुद्धिस्ट पोइट्स कंपोज बंगाली वर्सेस जैसे छायापदास। ठीक है, क्या है? छायापदास। तो ये बंगाली वर्सेस थे जो कि बुद्धिस्ट पोइट्स के द्वारा लिखे गए थे। तो इस टाइम पे 2 यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हुई। पहली है ओदांतुपुरी एंड अदर है विक्रमशिला। नालंदा किसने बनाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमारगुप्त वन ने बनाई थी। ठीक है, और इसी टाइम पे पालास के टाइम पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। किसने बनाई थी? धर्मपाला ने। ठीक है, और उदंतीपुरी भी बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, वो भी किसने बनाई थी? धर्मपाला ने। तो ये याद रखना है, धर्मपाला ने विक्रमशिला और अदंतीपुरी यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। ठीक है, और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी है सोमापुरा वो भी उन्होंने ही बनाई थी, धर्मपाला ने।
ठीक है। तो जैसे फिर उसके बाद में पालाज ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको भी पैट्रोनाइज किया था, उसको भी री इमर्ज किया था। ठीक है। जो ये इंस्टीट्यूशंस थे जैसे उदांतपुरी हो गई, विक्रमशिला हो गई, नालंदा हो गई, तो ये बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके टेक्स्ट को पढ़ाते थे और कुछ ब्राह्मिकल सब्जेक्ट्स थे इनमें, मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। जो विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी है वो तिब्बतन स्टडीज़ के लिए भी फेमस है। नंबर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इन तिब्बतन लैंग्वेज। ठीक है। मतलब जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसमें तिब्बतन मतलब वहाँ के लोग भी यहाँ मतलब आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है। और काफ़ी जो हमारे यहाँ के संस्कृत टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, उनको तिब्बतन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है। एंड आर्किटेक्चर में कि उनकी जो इट्स इन्फ्लुएंस वॉज सो मच दैट जो पहली मोनेस्ट्री थी तिब्बत में वो दे इंटीमेटेड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ ओदांतपुरी। जैसे जो धर्मपाला के द्वारा जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ओदांतापुरी, इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो तिब्बत में यूनिवर्सिटी बनाई गई या वहाँ पे जो आर्किटेक्चर बनाया गया उसका कुछ रिजेंबल किया गया जो ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। यहाँ के स्कल्पचर कैसे थे? बंगाली स्कूल ऑफ स्कल्पचर सॉ इट्स ऑरिजिन। ठीक है। बंगाल का मतलब ये देखने को आप देख सकते हैं ना कि जो पालाज है वो ज़्यादातर बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है। तो बंगाल स्कूल ऑफ अपना उनका एक अलग स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज होके आया। ठीक है। मोस्ट नोटेड स्कल्पचर वर वितापाला एंड धीमन। ठीक है। वितापाला एंड धीमन। पाला स्कल्पचर जो बनाए जाते थे वो टेरिकोटा और ब्लैक स्टोन से बनाए जाते थे। ठीक है। ब्लैक स्टोन एंड टेरिकोटा। और ये याद रखना है कि वितापाला और धीमन किसके साथ रिलेटेड है? ये बंगाल के स्कल्पचर्स हैं। पाला से हमें याद रहेगा कि वितापाला मतलब पालास तो कहाँ रहते थे? बंगाल में रहते थे, तो वहीं का स्कल्पचर होगा ये। इनके दौरान पेंटिंग्स कैसी थी? जो पेंटिंग्स है यहाँ की उनके पेंटिंग्स में हमें वज्रयान और तंत्र जो बुद्धिज़्म का एक सेक्ट इमर्ज होके आया। हमने पहले पढ़ा था ना हीनयान, महायान, फिर एक नया सेक्ट इमर्ज होके आया था लेटर बुद्धिज़्म एज में, तो वो था तंत्र और वज्रयान। वैसे भी जो ये बंगाल वाला रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब ये थोड़ा दिखता है, मतलब इन्फ्लुएंस आप समझ गए होंगे कि वज्रयान और तंत्र मंत्र वाला मतलब काफ़ी इनकी पेंटिंग्स में इन्फ्लुएंस दिखता है। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द मिनिएचर्स। ठीक है। जो 11th और 12th सेंचुरी में इमर्ज होके आई थी। लार्ज नंबर ऑफ द बुद्धिस्ट थीम मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन द पाम लीफ। ठीक है। तो मतलब ये देख सकते हैं कि बंगाल वाले रीजन में बुद्धिज़्म काफ़ी इमर्ज होके आ रहा था, तो काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हमें बुद्धिस्ट थीम पे मिलती हैं। ठीक है। और जो मोनेस्ट्रीज थी उनमें भी ये काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। पाला बुद्धिस्ट आर्ट in the form of bronze and manuscript were also transmitted to South East Asia, नेपाल, तिब्बत, बर्मा एंड श्रीलंका। तो जो ये पालास थे बंगाल रीजन में जो रहते थे, तो इन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, ना कि सिर्फ इंडिया में बट जैसे तिब्बत में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर भी इसको लेके गए, नेपाल में, बर्मा में, श्रीलंका में। ठीक है। तो इनके फीचर्स क्या थे इनकी पेंटिंग्स के? पहले तो सीनस लाइन एंड सबड्यूड टोन ऑफ कलर। ठीक है। तो ये इनका फर्स्ट फीचर था। नेचुरलिस्टिक स्टाइल था काफ़ी, जो कि आइडल फॉर्म ऑफ कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर को रिफ्लेक्ट करता था। एंड एक अजंता में जो आर्ट है वैसी आर्ट थी बट वो क्लासिकल आर्ट है। फीलिंग्स ऑफ क्लासिकल आर्ट ऑफ अजंता, मतलब जैसे अजंता में हमें काफ़ी पेंटिंग्स मिलती हैं तो उससे काफ़ी रिजेंबल करती थी इनकी पेंटिंग्स। अभी जो पालाज रीजन है उसका रिलीजन कैसा था? क्या रिलीजन फॉलो करते थे वो ज़्यादातर? क्योंकि हमने बुद्धिज़्म के बारे में इतना डिस्कस किया है तो पालाज वर बुद्धिस्ट। ठीक है। बट वर टॉलरेंट टू हिंदुज़्म एंड ब्राह्मिकल सेक्ट। तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे रिगार्डिंग हिंदुज़्म या ब्राह्मिकल, बट क्योंकि ये देखने को मिलता है कि जो उनके मिनिस्टर्स थे पालाज के अंडर वो ब्राह्मण्स थे। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पता चलता है कि वो इतने टॉलरेंट थे काफ़ी ज़्यादा। एंड दे प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म एंड वर मेड मैनी मोनेस्ट्रीज। ऊपर हमने देखा ही है धर्मपाला ने कितनी मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई थी बुद्धिज़्म की। ड्यूरिंग देयर टाइम ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वॉज रिप्लेस्ड बाय वज्रयान एंड तांत्रिक। क्योंकि उनकी पेंटिंग्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिलता है कि उन्होंने क्या प्रमोट किया था? वज्रयान और तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म प्रमोट किया था। और जो पाला रूल है
पालास के टाइम पे एक प्रोफेसर थे, फेमस प्रोफेसर ऑफ विक्रमशिला, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि अतीसा जिनका नाम था दीपंकर सृजना विजिटेड तिब्बत टू प्योरीफाई बुद्धिज्म देयर। क्योंकि ऊपर भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो तिब्बत है और वेस्ट जो बंगाल वाला रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस थे, क्योंकि वहाँ के काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते थे। विक्रमशिला और उदंतपुरी जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी धर्मपाला ने, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, नॉलेज लेने के आते थे। तो हमारे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे अतीसा, जो कि जिनका नाम है दीपंकर सृजना, तो वो भी तिब्बत गए थे और वहाँ पे बुद्धिज़्म की असली जो नॉलेज है देने की कोशिश की थी उन्होंने वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट अर्ली मिडीवल इंडिया लुक लाइक। ठीक है, तो अर्ली मिडीवल जैसे कि अभी हमने मुगल्स, दिल्ली सल्तनत वो अभी तक नहीं किया है, तो अर्ली मिडीवल इंडिया का लुक कैसे था, मतलब क्या था वहाँ पे। तो लैंड ग्रांट्स काफ़ी दी जाती थी और लार्ज स्केल पे जो फ्यूडलिज्म है वो काफ़ी डेवलप हो गया था। तो जो पहले सेंट्रलाइज्ड किंगडम था, किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, वो धीरे धीरे फ्यूडेटरीज के पास ट्रांसफ़र होने लगी, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं थी तो ट्रेड और कमर्स जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि लैंड का भी फ्रेगमेंटेशन हो गया था। और आर्टिशंस, पीजेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा मतलब इमर्ज होके नहीं आ रहे थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि पावर का भी डिसेंट्रलाइजेशन होने लग गया था। कास्ट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया था। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ब्राह्मणिज्म को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, तो जिसकी वजह से वैदिक एज जो है वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है और भी रिजिड हो गया था। फ्यूडल सोसाइटी इमर्ज होके आ रही थी। ठीक है, और एंड द प्राइड ऑफ बर्थ विद द ग्रोथ ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, ठीक है, लेड टू द राइज ऑफ थाउजेंड्स कास्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से कास्ट का बहुत ज़्यादा कास्ट अपने आप में बनती चली गई, क्योंकि व्यवसाय बढ़ गए थे। तो जो इकॉनमी है उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से नई कास्ट इमर्ज होके आई, जैसे ग्रोथ ऑफ स्क्राइब, कायस्था क्लास। ठीक है, विच अंडरमाइन द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स एज राइटर्स एंड स्क्राइबर्स। मतलब पहले जो वेदास हैं उनको सिर्फ जो ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, बट अभी नई कास्ट इमर्ज होके आई, क्योंकि वो पढ़ पा रहे थे। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की वजह से नई कास्ट इमर्ज होके आई। ट्रेड में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, तो वैश्यास की पोजीशन भी, क्योंकि वैश्यास जो है वो ट्रेड वगैरह, कमर्स वगैरह ज़्यादा करते थे, तो जैसे कि धीरे धीरे बुद्धिज़्म भी डिक्लाइन होने लगा और ब्राह्मणिज्म अगेन इमर्ज होने लगा, तो उनकी पोजीशन भी काफ़ी डिक्लाइन होने लगी। कास्ट काफ़ी प्रोलिफरेट कर गई। ठीक है, राजपूत वर रिकॉग्नाइज्ड एज क्षत्रियाज, दोज हु कुड नॉट फाइंड प्लेस इन वर्ना वर डेजिग्नेटेड एज शूद्रास। ठीक है, अगर कोई कि कहीं सेट नहीं हो रहा किसी पोजीशन में तो उसको शूद्रास बोल दिया जाता था। ठीक है, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा विच हैज स्टिल नाउ फ्लूइड कास्ट सिस्टम हार्डन इनटू सिंगल कास्ट ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो मतलब गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स भी, उनकी भी अपनी एक अलग कास्ट इमर्ज होके आई। अभी ब्राह्मण्स हैं वर टिल एट द टॉप ऑफ सोशल हायरकी, अभी भी वो अपनी टॉप पोजीशन को मैनेज कर रहे थे, एंड दे कुड इंटरप्रेट सोशल रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, और उनको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती थी और उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। ठीक है, और मोस्ट सीवियर पनिशमेंट वॉज बैनिशमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बैनिश किया जाता था, मतलब उनके इलाके से निकाल दिया जाता था। तो ब्राह्मण्स को अभी भी इतनी इज्जत दी जाती थी। ब्राह्मण हत्या को अभी भी क्राइम माना जाता था। ठीक है, अभी भी टिल नाउ अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती है, या फिर अभी भी हमारी सोसाइटी में उनके लिए एक अलग स्टेटस है और उनको भगवान के सबसे नज़दीक माना जाता है, ऐसा अभी भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है वैश्यास की क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो वैश्यास की जो कंडीशन है वो काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी। अगर हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे वो, क्योंकि ट्रेड वगैरह अच्छी होने लगी थी, बट अगेन ट्रेड डिक्लाइन हो गई, तो जिसकी वजह से शूद्रास की पोजीशन तक आ गए थे वो। अल-बुरनी इन हिज विजिट डिड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन वैश्यास एंड शूद्रास। तो अल-बुरनी ने अपना जो टेक्स्ट लिखा था उसमें उन्होंने बोला कि मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता शूद्रास और वैश्यास में। और वैश्यास इस टाइम पे दे कुड नॉट सेल एनी आइटम, लाइक वाइन, मीट, सॉल्ट, वाइन एक्सेट्रा। तो मतलब यही है ना कि उनकी कंडीशन क्यों डिटोरिएट हुई, क्योंकि ट्रेड कम होने लगी थी। अगर क्योंकि उनका तो सारा वेबसाइट ट्रेड के ऊपर था, तो ट्रेड कम होने लगी तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। ठीक है, अभी शूद्रास के बारे में
देयर वर मोस्ट न्यूमरस सेक्शन इन द कास्ट हायरार्की, ठीक है। 8 शूद्रास पाए जाते हैं जिनको अष्ट शूद्रा बोला जाता है। पहले शूद्रास की क्लास देख लेते हैं। वैधा शूद्रा थे, भद्दा, कोला, कौंचा, हड्डी, डोमा, जल्ला, भगीतिया, वैलगृही, चंडाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शूद्रास की क्या कास्ट वगैरह थी। वैधा, भद्दा, कोला, कौंचा, हड्डी, डोमा, जल्ला, भगीटिया, वैलगृही एंड चंडाला, ठीक है। देयर वॉज वन कास्ट विच वॉज इवन बिलो शूद्रा। पीपल ऑफ दिस कास्ट वॉज नोन एज अंत्यजाज, ठीक है। एंड अंत्य, जैसे ही हमने ऊपर देखा था ना कि अगर कोई किसी कास्ट सेक्शन में सेट नहीं हो रहा था उसको शूद्रास बोल दिया जाता था। तो ये जो अंत्यजाज थे, ये जो शूद्रास है उनसे भी नीचे कास्ट की माने जाते थे अंत्यजाज। तो अंत्यजाज क्या थे? ड्यूरिंग कॉम्पोजिशन ऑफ अर्ली स्मृति। स्मृति क्या होता है? स्मृति होता है जो टेक्स्ट ह्यूमंस के द्वारा कंपोज किए जाते हैं। श्रुति क्या होता है? जैसे ऋग्वेदा श्रुति है जिसमें भगवान खुद हमसे बात करते हैं, ऐसे करके माना जाता था। तो स्मृति जब लिखी गई तो जो अनटचेबल्स होते थे उनको अंत्यजाज बोला जाता था। तो अंत्यजाज की तो शूद्रा से भी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अल-बरूनी ने मेंशन करते हैं, अल-बरूनी वो बोलते हैं कि 8 ग्रुप्स ऑफ पीपल who were members of craft and profession did not belong to fourfold caste like washerman, shoemaker, juggler etc. तो इनको अंत्यजाज बोला जाता था, मतलब ये किसी क्लास में नहीं आते थे, ठीक है। एंड उनको मतलब चंडालाज या अंत्यजाज बोला जाता था, अनटचेबल्स थे, ठीक है। जैसे वॉशरमैन हो गया, शू मेकर हो गया, जगलर हो गया। अभी बात करते हैं कि उस मतलब मिडिवल जो एरा है हमारा, उसमें उससे पहले वुमेन का क्या स्टेटस था, मैरिज का क्या स्टेटस था, ठीक है। हमें मैरिज और वुमेन के बारे में 2 बुक्स हैं जिससे हमें पता चलता है, स्मृति चंद्रिका एंड स्मृति या स्मृतिया अथसरा, ठीक है। स्मृति चंद्रिका एंड स्मृतियस्थरा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है इनके काम के बारे में, स्मृति चंद्रिका एंड स्मृतियास्त्रा, ठीक है। एज पर दीज टेक्स्ट इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल अलाउ नहीं थी। स्वर्णा मैरिजेज वर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट फॉर द रिलीजियस राइट। स्ववर्णा मतलब एक ही वर्णा के अंदर मैरिजेस का होना, स्ववर्णा। इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी। देखिए आज की जो सोसाइटी है उसका रिजेंबल, मतलब आज की सोसाइटी है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि मतलब आज भी हमारे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इसके जो रूट कॉजेज़ हैं वो हमारी हिस्ट्री में लाई करते हैं, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एंड टेक्स्ट ऑल्सो फॉरबिड मैरिज बिटवीन ब्राह्मण्स एंड शूद्रा दो इट इज़ नॉट फॉर द अदर क्लास, ठीक है। मतलब टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण्स और शूद्रास की शादी नहीं हो सकती। इन टेक्स्ट कॉल्ड वैजयंती कमेंट्री ऑन मितक्षरा लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया प्रेवलेंस ऑफ पॉलीगैमी इन रॉयल क्लासेस हैड बीन डिस्कस्ड। देखिए एक मितक्षरा है। मितक्षरा क्या है? एक लीगल टेक्स्ट है जिसमें धर्म वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। तो उसके ऊपर एक कमेंट्री वाली बुक है, नाम क्या है? वैजयंती। वैजयंती में ये जिक्र है कि जो रॉयल क्लास है, प्रिंसेस वगैरह है, उनकी पॉलीगैमी हो सकता है, मतलब एक पर्सन की बहुत ज़्यादा वाइफ्स हो सकती हैं। तो वैजयंती में इसका जिक्र किया हुआ है। वुमेन वॉज केप्ट डिपेंडेंट बट हैड राइट टू रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस इवन शी कमिटेड अडल्ट्री। मतलब कि अगर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं बट फिर भी उसको जो उसके हस्बैंड है उसको सारी मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे और डिपेंडेंसी उनके हस्बैंड के ऊपर ही होगी। तो चाहे वो क्राइम कर दें बट स्टिल शी नीड टू बी पेड बाय द हस्बैंड, ठीक है। ओके, सो लिटरेचर एंड अदर वर्क्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।